नमस्कार। जनमंच में मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, हम हर बार जनमंच में लेकर आते हैं बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे मुद्दे और उनके समाधान खोजने का हम प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे बुद्धिजीवी मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे उस कोलाहल पर जो हमारे आजू बाजू में है, हमारे अंदर ही वो कौंध रहा है और जन्म दे रहा है एक ऐसे अवसाद को, एक ऐसे बहरेपन को, इस तरह की बीमारियों को, चिड़चिड़ापन को, जो कहीं ना कहीं जो अधिक उम्र में पहले हुआ करती थी वो अब कम उम्र में लोगों के अंदर पाई जा रही है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी हैं, हमारे साथ पुलिस अधिकारी हैं और भी बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं। उन तमाम लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपके पास जाऊंगा। मोनिश जी, आपसे बात करना चाहूँगा। ये जो ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं? बहुत कम उम्र में हमें बीमारियां देखने को मिल रही हैं जो पहले हमें काफ़ी अधेड़ उम्र में मिलती थी। तो नॉइज़ पॉल्यूशन या ज़्यादा ध्वनि या शोर की वजह से सबसे पहले हमारा इफेक्ट पड़ता है कान पे। ये डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी की साउंड है, कितने डेसिबल की साउंड है और कितनी देर के लिए हम उसे सुन रहे हैं। अगर देखें तो 120 डेसिबल की आवाज़, जैसे एक पटाखा जब फूटता है तो वो 1 सेकंड के लिए ही कान को पूरी तरह ख़राब कर सकती है। और अगर हम 70 डेसिबल के ऐसे शोर में जो हो रहा है, अगर हम 5-7 घंटे तो लगातार सुने तो वो भी कान पे विपरीत असर डाल सकती है। कान पे एक तो बहरापन हो सकता है, यानी कि या तो जो कि टेम्पररी हो सकता है, जो कुछ देर में ठीक हो जाए कुछ दिनों में, या फिर एक परमानेंट बहरापन भी हो सकता है। इसी साथ कई लोगों को जो महसूस होता है कि कान के अंदर सन से एक सन्नाटे की आवाज़ सी आती है, जिसको कि हम टिनाइटस कहते हैं। तो बिना शोर की भी आदमी आवाज़ें सुनता रहता है, जो उसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग होता है। कान के अलावा इससे शोर की वजह से हार्ट पे, हमारे दिल पे असर पड़ता है। हार्ट डिजीज़ की काफ़ी इंसिडेंस बढ़ रही है। ब्लड प्रेशर इसकी वजह से बढ़ता है। जिन लोगों में डायबिटीज़ होने का खतरा या डायबिटीज़ होती है, उनके अंदर शुगर ये माना जाता है कि 10% तक शोर की वजह से बढ़ सकती है। इसी के साथ हम आजकल ये देख रहे हैं कि कई लोगों में मनोचिकित्सक बीमारियाँ, यानी कि जैसे चिड़चिड़ापन होना, नींद कम आना, इसको हम इंसोम्निया कहते हैं, या फिर बहुत एंग्जाइटी या डिप्रेशन है ना, यह सब शोर की वजह से होता है। पेशेंट्स में ये भी पाया गया है कि शोर की वजह से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसकी वजह से एसिडिटी भी हो सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए अभी इनिशिएटिव चालू करेगा। बड़ा सवाल ये भी है कि अवसाद जो जन्म ले रहा है, लगातार लोग चिड़चिड़े होते जा रहे हैं और मेंटली डिस्टर्ब भी लोग हो रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अवसाद जो बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन लोगों में बढ़ रहा है, पागलपन के दौरे ज़्यादा लोगों में आ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, और ये कहा गया है कि 2020 तक हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, वो कहते थे कि हमारा देश 2020 तक सबसे सिरमौर होगा। लेकिन एक आंकड़ा हमें ये भी चौंकाता है कि 2020 तक सबसे ज़्यादा अवसाद के पेशेंट भारत में होंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो विरोधाभास है, जो ये बीमारी है, वो कहाँ से कितना मतलब अपना रोल निभाएगी इसके अंदर? देखिए, अब जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, तो इन सबसे नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें जो आप कह रहे हैं, तो पूरे दुनिया भर के अगर हम सबसे 10 शोर वाले सिटी देखें तो भारत के 3 सिटीज़ उसके अंदर आते हैं, यानी कि दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता पहले, दूसरे और चौथे स्थान पे हैं पूरे दुनिया में। और इंडिया को सबसे ज़्यादा नॉइजिएस्ट प्लेस माना गया है। जयपुर भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं होगा अगर हम इन आंकड़ों में जाएं। तो ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं और अगर समय रहते हमने इन पर ध्यान नहीं दिया तो हम शायद सबसे ज़्यादा बीमार कंट्रीज़ में से एक निकल आएंगे अब। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा, नो हॉर्न प्लीज के साइन बहुत लगे हुए हम देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वहीं हॉर्न बजाते हैं। और समस्या तब होती है जब हॉस्पिटल में जो मरीज होता है उसको बार बार वो नॉइज़ पहुंचती है। नो हॉर्न के जोन भी हम बना देते हैं, लेकिन ऐसा कोई सज़ा का प्रावधान और इस तरह का कुछ सामने आता नहीं है। अधिकतर लोग वहीं से हॉर्न बजाते हुए निकलते हैं। क्या मानते हैं अब क्या होना चाहिए? देखिए, हॉस्पिटल, कोर्ट और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनके 100 मीटर दायरे के अंदर 50 डेसिबल से ज़्यादा साउंड्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये क्राइटेरिया राजस्थान और इंडिया में नहीं पॉसिबल है, और जितने भी लोग यहाँ से निकलते हैं ट्रैफिक देख के हॉर्न वगैरह बजाते हैं, और उसको रोकने के लिए सरकार को ही कदम उठाने चाहिए। आम पब्लिक को भी समझना चाहिए कि अनावश्यक रूप से हॉर्न नहीं बजाए, और हॉर्न बजाने से जो पेशेंट एडमिटेड है या जो पेशेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में आते हैं, उनमें इरिटेबिलिटी वगैरह ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं और प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। जी बिल्कुल। मैम, आपके पास मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप ट्रैफिक को बहुत अच्छे से समझते हैं। अधिकतर जो बच्चे हैं, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो कान में ईयरफोन लगा के और फिर चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, गाने सुनते हुए जाते हैं। एक्सीडेंट क्या बढ़े हैं इससे, क्योंकि आपने पूरा रिसर्च किया उस चीज़ पर? डेफिनेटली ये जो टेंडेंसी आजकल आ गई है यूथ में कि मतलब
अपने जो सराउंडिंग है उसका वो ख्याल नहीं करते हैं, चाहे किसी भी सेंस में हो, और वो खुद में मस्त होके वो ड्राइविंग करना पसंद करते हैं। तो उसमें वो कई सारे ट्रैफिक नियम्स तोड़ते हैं, बट उसके साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि वो सबसे ज़्यादा खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके साथ में वो खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार ये हमने कोशिश भी की है उनको एजुकेट करने की, उनको इस बारे में अवेयर करने की कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए कम से कम सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखिए, बट बहुत मुश्किल हो जाता है यूथ को ये कन्वे करना। जी बिल्कुल। मैडम, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, ध्वनि प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि हम अभी एक दूसरे को नहीं सुन पा रहे हैं। हम एक पीसफुल जगह पर बैठे, यहाँ से जो रोड जा रहा है, इतने सारे साधन हैं, ये हर आदमी को अमूमन ऐसी परेशानी से दो चार होना पड़ता है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस चीज़ से? जिस तरह का शोर के वातावरण में हम रह रहे हैं उससे हम बहुत परेशान रहते हैं। स्पेशली बुज़ुर्ग और जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। और जहाँ तक राजनीतिक जलसे हैं, धार्मिक आयोजन हैं, पूजा करना है, ये सारे जो हैं लाउडस्पीकर का बेहद यूज़ करते हैं। और हम जो इवन रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ के अंदर भी कई बार इस तरह की जो ध्वनि प्रदूषण के यंत्र यूज़ किए जाते हैं उससे बेहद परेशानी होती है। और स्पेशली स्कूल जो नॉन जोन है, जहाँ की 80-60 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ नहीं जानी चाहिए, वहाँ भी इनकी कोई भी एहतियात नहीं बरती जाती, कोई नियम कानून नहीं है, किसी प्रकार का दंडनीय प्रावधान नहीं है। तो ये हम जो डे प्रतिदिन के जीवन में हम इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। स्पेशली मैं बुज़ुर्गों की बात करती हूँ, ना केवल मानव के ऊपर ही इसका असर पड़ता है वरन पशु पक्षियों और यहाँ तक कि प्लांट्स के ऊपर भी इसका बेहद असर पड़ता है। और रिसेंट जो रिसर्च कही आई है उनसे ये पता लगता है कि अगर प्लांटेशन के को अगर शोरगुल के वातावरण में रखा जाएगा तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है। एनिमल्स जहाँ की बात करते हो तो आप दिवाली के दिन मेरे पास चिड़ियाएँ हैं, मैं चिड़िया पालती हूँ और 6-7 चिड़िया मर जाती हैं पटाखों की आवाज़ों से। तो ये एक रियल फैक्ट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। हम उनको अगर बताना भी चाहते हैं तो वो समझते नहीं है। तो इसलिए जो अवेयरनेस कार्यक्रम होने चाहिए वो बहुत बेहद ज़रूरी होते हैं। तो इफ़ेक्ट तो सभी होते हैं, चाहे वो प्रातःकाल का समय हो, चाहे वो रात्रि का समय हो। आदमी को मानसिक तनाव ये जो ध्वनि है ये देती जाती है और इसके इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं जो कि आप बाद में दिखाई देते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो कि दिखती नहीं है। बाकी सारी पोल्यूशन जो है, सॉइल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, दिख जाते हैं, लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो बाद में पता लगते हैं। तो इस बारे में बहुत कुछ किया जाना है, शैक्षिक स्तर पे भी किया जाना है और साथ ही साथ कानूनी स्तर पे भी किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, कानून भी मजबूत होना चाहिए, अलग अलग सेमिनार्स हो, शिक्षा में भी हम इसको शामिल करें, तब जाकर कहीं इस पर अंकुश लग पाएगा। लेकिन फिलहाल अंकुश लगता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि हर तरफ एक शोर है, एक कोलाहल है, जिसके अंदर आदमी अपने आप को खोता हुआ जा रहा है, उसका जीवन खोता हुआ जा रहा है। चलिए यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनमंच में हम बात कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण को लेकर। मैं आपको बता दूं कि भारत की अगर हम बात करें तो सबसे कम उम्र में बहरापन की अगर संख्या ज़्यादा है तो वो भारत में है। सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण का देश अगर किसी को कहा जाता है तो वो भी भारत है। और मैं आपको बता दूं कि उसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण अगर प्रदेश की हम बात करें तो जयपुर में हर साल में 5000 लोग ऐसे पहुंचते हैं SMS में, और 10,000 लोग पूरे प्रदेश में होते हैं, जिसमें से 5000 जयपुर के लोग होते हैं। तो ये सोचने वाला विषय है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ हैं, आपसे हम जानेंगे SMS में जो पूरा मामला सामने आता है, आंकड़े जो हैं वो बड़े चिंताजनक हैं, क्या कहेंगे आप? सर बिल्कुल सही बात है। ये केवल SMS, ये जो डाटा आपने ले रहे हैं ये केवल SMS का डाटा है जी। अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करें जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट रिलेटेड एंड जो बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। आप ऑलमोस्ट मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि करीब करीब ये डबल डाटा होगा इसका। तो ये एक चिंताजनक विषय है। पहले बहरापन जैसा आता था, हम लोग मानते थे कि ओल्ड एज से रिलेटेड जो बहरापन आता है जिसको हम प्रेस बाइक्यूसिस कहते हैं, तो 50+ एजेस में आता था। आजकल ये 35-32 ईयर्स के लोगों में भी हमको देखने को मिला, जो एक चिंताजनक बात है वास्तव में जी। जहाँ तक रही बात अवेयरनेस क्रिएट
इसको अवॉइड कैसे किया जाए, तो जो मुझे लगता है बेसिकली जो अभी तक हमारी बहस चल रही है, कानून एक अपना रोल प्ले करता है, बट हम सब जानते हैं कि एक स्ट्रिक्ट कानून भी इंडिया में बहुत ज़्यादा वैलिड कई बार नहीं हो पाता। अल्टीमेटली पब्लिक को अवेयर करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। पब्लिक में भी एक चीज़ ये होती है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद किसी चीज़ को चेंज करना, किसी की साइकोलॉजी में डालना उस चीज़ को बड़ा मुश्किल होता है। तो जो मुझे लगता है कि अगर हम आज की यंग जनरेशन को इस बारे में अवेयर करना शुरू करें, तो एटलीस्ट हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में जो पब्लिक अवेयर होगी उसमें बेटर वो उसको मतलब अपने डेली यूजेज में लेके आ सकती है। हम अगर ओल्ड एज में बात करेंगे तो हम लोगों की एक आदत सी पड़ गई है, बट जैसे अभी क्लीन इंडिया मूवमेंट जो चला उसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया गया। अब कभी भी अगर पेरेंट्स कहीं पे कुछ कचरा डालने लगते हैं तो कई बार आपने भी देखा होगा कि बच्चे टोक देते हैं जी। वो जब बच्चे टोकते हैं तो उसका हम पे असर भी पड़ता है। तो सिमिलरली मैं मानता हूँ कि अगर इस तरीके से बच्चों में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए तो जब वो फैमिली के साथ चल रहे हैं, जब वो हॉकिंग करेंगे, कुछ करेंगे, तो एटलीस्ट उस पर कुछ तो कंट्रोल आएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक आपके जो साथी हैं उनसे मैं बात करूंगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ दिमाग में खलल पैदा कर रही है। पहले 70 से 90 वर्ष की उम्र में ज़्यादा बहरापन पाया जाता था, लेकिन अब एक सर्वे ये कह रहा है कि 55 प्लस होते ही बहरापन आने लगता है। क्या कारण है? नॉर्मली अपन आजकल जो देखते हैं कि कार के हॉर्न्स, जिस तरह से बताया गया है कि वाहन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं सड़कों पे, और कार के हॉर्न्स की जो नॉर्मल डेसिबल साउंड होता है वो 100 से 110 डेसिबल होता है, और शोध से हमें पता चला है कि 120 डेसिबल का साउंड अगर एक बार में सुनाई दे तो कान के अंदर जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं उनका नुकसान पहुंच सकता है और उसके कारण सुनने में तकलीफ पहुंच सकती है। अब जैसा आपने बोला कि अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहीं इतना प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो नॉर्मल आज स्कूल जाते बच्चे हैं या फिर ऑफिस जाते हुए कॉलेज जाते हुए बच्चे हैं, वो जब इस सड़कों से गुजरते हैं और इस प्रदूषण को फेस करते हैं, हॉर्न जो लगातार बजता रहता है, तो डेफिनेटली जो पहले उम्र थी कम सुनाई देने की 70 से 90 होनी थी, धीमे धीमे करके 60 हुई, आज 50 हुई, आज हम 30 से 35 साल के उम्र के लोगों के अंदर भी कम सुनाई का दोष देख सकते हैं। और सिर्फ यही क्यों, कम सुनाई का दोष ही क्यों, आज हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जैसा डॉक्टर मोनीश ने कहा कि एसिडिटी, और ये सारी तकलीफ़ें जो पुराने ज़माने में जैसे हम बोलते थे कि यार अगर आदमी बहुत उम्रदराज है तो बीपी की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, आजकल हम 30-35 साल के लोगों के अंदर भी बीपी की तकलीफ़ या डायबिटीज़ की तकलीफ़ देख सकते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ ध्वनि प्रदूषण का भी है, जिसे हम शायद समझने में बहुत चूक कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मैडम, आपके पास मैं जाऊंगा, आपसे जानेंगे कि जिस तरह से एक्सीडेंट्स बढ़े हैं, लगातार आप लोग बहुत अवेयरनेस करते हैं, लोगों को जगाते हुए, एक सप्ताह भी चलता है आपका सड़क सुरक्षा सप्ताह, लेकिन क्या इस तरह का कोई कानून है कि अगर कान में कोई ईपी लगा के चल रहा है उसके खिलाफ कितना चालान होना चाहिए, या फिर मोबाइल पे बात करते हुए जा रहे हैं? तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके थ्रू। डेफिनेटली ये जितने भी वायलेशंस हैं, ऑन रोड वायलेशंस हैं, उन सब के लिए बिल्कुल लीगल प्रोविजंस बने हुए हैं और उनकी सख्ताई से पालना भी होती है। बट हमारा ये मोटिव है कि पीनल एक्शंस हों लोगों पे, इससे पहले लोग खुद अवेयर हों और इन चीज़ों से बचें, क्योंकि प्रिवेंटिव जो चीज़ें हैं, मतलब कोई एक्सीडेंट होने के बाद या कोई घटना होने के बाद, दुर्घटना होने के बाद उस पर कार्रवाई करने से अच्छा बेहतर हम ये समझते हैं कि लोग खुद में इतना अवेयर हों कि वो उन प्रोविजंस को समझें, उनकी जो पेनल्टीज़ हैं उनको समझें, और फिर खुद के और दूसरों के सेफ्टी के लिए भी ज़रा सोचें इस बारे में। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहें? सर, इसमें दो चीज़ें अगर देखा जाए, पहली चीज़ पब्लिक अवेयरनेस। हम सबको काफ़ी आइडिया था कि प्रदूषण ध्वनि का जो है हमें परेशान कर रहा है। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट ने और जो बहुत लॉज बने कि रात को 10 बजे बाद लाउड म्यूज़िक नहीं चलना चाहिए, आज हम देखते हैं बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है। ज़्यादातर जगहों पे 10 बजे म्यूज़िक अपने आप बंद हो जाता है। तो इसका दोनों रोल हैं। अवेयरनेस एक ज़रूरत है जो हम शुरू कर रहे हैं, जो पहला हमने 26 अप्रैल को भी नो हॉर्न डे मनाया, जो इंटरनेशनल नॉइज़ पॉल्यूशन अवेयरनेस डे था। और इसी के साथ में हम ये भी ज़रूरी है कि लॉज इस मामले में और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो जाएँ। तो डंडा अपना रोल प्ले करेगा ही। जैसे 10 बजे वाला अब बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है, अगर हम कम से कम ये कर पाएँ कि जो नो हॉर्न जोन है SMS के पास है, बड़े अस्पतालों के पास है, एजुकेशन के पास, वही एरियाज़ अगर एक बार नो हॉर्न जोन में चेंज कर पाएँ सही में, तो लोगों को रियलाइज़ होगा कि कितना इफेक्टिव और कितनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक मैडम आपके पास मैं आऊँगा, अभी एक आवाज़ उठने लगी है। लोग कहते हैं कि धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उनसे हमारी नींद खराब होती है। एक
बहुत बड़े सिंगर ने भी ये बात कही है और वो विवाद का विषय बन गया, लोग उसको राजनीति के अंदर धकेलने लगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी ने भी ये कहा कि सुबह के समय, प्रातःकाल के समय अजान से मुझे डिस्टरबेंस होता है, तो इसको धार्मिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, वरन उनका कहने का जो इशारा था मेरे ख्याल से ध्वनि के प्रति था, नॉइज़ पोल्यूशन के प्रति था। वो अजान से भी व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, इसके साथ तो मंदिरों में बजने वाले जो भजन कीर्तन हैं उनसे और घंटियां हैं उनसे भी तो डिस्टर्ब होता है। तो प्रातः जो काल है वो मेडिटेशन का काल है और शांति का काल है, और उस समय अगर हमें कोई जगाता है या हमें डिस्टर्ब करता है तो वो किसी एक धर्म विशेष के ऊपर आक्षेप नहीं है, वो तो सबके लिए ही था। और मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि जो प्रातःकाल जो है उसको सुरक्षित रखना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए। वो अपना हमारा टाइम है, और जो भी हम पूजा पाठ करते हैं तो वो तो मेरे ख्याल से एक व्यक्तिगत है। तो उसके लिए हमें लाउड स्पीकर लगा करके सारी पब्लिक को, सारी जनता को अवेयर करने की तो ज़रूरत नहीं है, तो इस पे भी पाबंदी होनी चाहिए, मेरा विचार है। राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। एक सिंगर ने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर की घंटियां भी परेशान करती हैं, लेकिन एक धर्म विशेष पर ले गए और उसको पूरा एक मंच दे दिया सोशल मीडिया ने, तो उसकी धज्जियां उड़ा दी पूरी बात की। ये जो किसी भी तरीके से धर्म के प्रति अगर ले जाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ध्वनि प्रदूषण वो बीमारी है कि आम आदमी के लिए आगे चल के, अभी तो चलो थोड़ा सा कंट्रोल है, लेकिन कई लोग जो हैं वो कानों में लीड लगा के चल रहे हैं, साइकिल पे दौड़ते जा रहे हैं, उसको ये पता नहीं है मुझे किधर मुड़ना है, किधर जाना है। बाइक पे वही स्थिति है। आजकल जो डीजे साउंड जो है इतना ज़बरदस्त तरीके से बजाते हैं कि बगल से अगर कोई निकलता है तो वो 100% बहरा ही होगा, वो बच ही नहीं सकता उस बीमारी से। तो इन चीज़ों का गवर्नमेंट को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो इतनी तेज़ आवाज़ की जो गाड़ियाँ निकाल रहे हैं या डीजे हैं, 10 बजे के बाद क्या 12 बजे तक बजते रहते हैं। पुलिस को फ़ोन करो तो आके और वह समझा के चले जाते हैं। कहने का मतलब कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता और लगातार ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, आम आदमी की भी जिम्मेदारी है। आम आदमी को तो खैर आम आदमी के लिए तो सब कुछ जायज़ है। अगर आम आदमी अगर ये चीज़ें चाह ले तो ये गलत काम होंगे ही नहीं कभी। चलिए, अगर आम आदमी की इच्छा शक्ति मजबूत हो, न सिर्फ हम प्रशासन और शासन को दोष दें बल्कि हम भी जिम्मेदार बने और इस ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए हम अपने उपाय सोचें और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी टॉपिक पर हम और चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जनमंच में। अब हम बात करेंगे उन लोगों से जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप में से कोई अगर सवाल करना चाहता है कि क्या होना चाहिए, क्यों ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, आप में से कोई डिस्टर्बेंस होता है उस ध्वनि प्रदूषण से? जी सर, मेरा मानना है कि अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम से डील करना है तो हमें उसके सभी पहलुओं पर जाना चाहिए जी। हमें ये देखना चाहिए कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके हमारे ऊपर इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं और इसका सल्यूशन क्या है। बेसिकली अगर हम इसके कॉजेज़ देखें तो हम इसे सिर्फ व्हीकल पॉल्यूशन तक रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रख सकते। ये फैक्ट्री से उत्पन्न हो रहा है, ये शादियों से उत्पन्न हो रहा है, ये धार्मिक स्थलों से भी उत्पन्न हो रहा है, जिस पर हम कार्रवाई करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि हमारी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। उसके बाद में सर इसका जो सबसे गलत हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है वो ये है कि पहले ही हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है, हसल है हमारी लाइफ में। उसके बाद में जब व्यक्ति को शांति चाहिए होती है उस वक्त ये आग में घी डालने का काम करते हैं और हमें और स्ट्रेस वाली कंडीशन में लेकर आते हैं। तो सर इसके लिए बेसिकली सल्यूशन ये होने चाहिए कि हमें एक तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सल्यूशन होने चाहिए। जैसे ट्रैफिक है तो ट्रैफिक के लिए नो जोन बना देना चाहिए, मतलब हाई वॉइस जोन नहीं होना चाहिए। जैसे स्कूल इंस्टीट्यूशंस हो गए या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, बट लोग वहीं से निकलते हैं। आसपास मतलब यहाँ हॉर्न और रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए सर। उसके बाद में दूसरा होता है शादियों के लिए। यहाँ हमारे जो फर्स्ट टायर सिटीज़ हैं वहाँ पे ये इफ़ेक्टिव है, यहाँ पुलिस का कंट्रोल है। लेकिन जो सेकंड फेज थर्ड फेज सिटीज़ होती हैं वहाँ ये चीज़ कंट्रोल नहीं होती, वहाँ पुलिस का इतना इफेक्ट नहीं होता और वहाँ लोगों और पुलिस के बीच में ठीक है मतलब फॉर्मल रिलेशंस होते हैं, इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं, तो इस कारण इफेक्टिवनेस नहीं हो पाती है।
तो इसका एंडिंग में एक ही सोल्यूशन है कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। जिस दिन कानून प्रभावी ढंग से एग्जीक्यूट हो जाएगा उस दिन सर हम इस समस्या से निजात पा लेंगे सर। जी मैडम, आप कुछ बोलेंगे? हमको बच्चों में शुरू से ये आदत डालनी चाहिए। लाइक हम लोग अभी से अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करें कि अननेसेसरली आवाज़ नहीं करनी है, बिना मतलब हॉर्न बजाना, बिना मतलब चिल्लाना, ये सब नहीं। मुझे अभी भी याद है, हम स्कॉटलैंड में सफारी पार्क में गए थे, तो वहाँ पे कोई भी हॉर्न नहीं बजाता। तो जब कोई भी हॉर्न नहीं बजाता है तो सिर्फ इमरजेंसी में हॉर्न बजता है। अगर मान लो कोई जानवर किसी पे अटैक कर ही देता है, आफ्टर ऑल तो जानवर है, यू नेवर नो कि वो कभी अपना स्वभाव बदल देगा, उस केस में अगर वो हॉर्न बजाता है तो तुरंत उनकी स्कॉट आ जाती है। तो हॉर्न बजाने का मतलब ही ये है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, और हम लोग यहाँ आदत में आ गए हैं, हम बिना मतलब हॉर्न बजाते हैं। रेड लाइट से अगर ग्रीन लाइट होते हुए 1-2 सेकंड भी लग जाते हैं तो उसमें इतने सारे हॉर्न आ जाते हैं। तो हम शुरू से बच्चों को ट्रेन करें, बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, इनका कहना है। उधर से यूथ कोई बोलना चाहते हो? इधर से। ये मैडम ने सही बात बोली है। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि बाइक के हॉर्न पे हाथ ही रख देते हैं और पी की आवाज़ आती रहती है। बस सड़क जैसे उन्हीं के लिए बनी हो कि बस साइड हो जाओ, बस वो ही जाएंगे। और ये बात भी सही है कि जो शोर है कि ऐसा भी है कि जैसे चुनाव आ रहे हैं तो राजनीतिक प्रचार के लिए लोग गाड़ियाँ निकाल देते हैं, रिक्शों पे लगा देते हैं और उनके ऊपर जैसे बाजे वगैरह लगा दिए, बस जैसे उन्हीं का ही प्रचार हो रहा है सब। ये भी चीज़ है। और ऊपर से फिर ईयरफोन लगा दिए, बाइक पे चलते हैं लोग। आजकल साइलेंसर बदल के भी साइलेंसर भी होते हैं, उनकी भी बहुत आवाज़ आती है। और गाड़ियों में भी खूब रेडियो वगैरह चला के खूब ऐसे आवाज़ करके चलते हैं। ऐसे ही चलते रहते तो इन्हीं पे हमें क्या खुद को समझना होगा। जो लोग हैं उनको, आम आदमी जो है उनको खुद को समझना होगा कि जो ये शोर हो रहा है वो उनको खुद को परेशान कर रहा है। इनसे खूब बीमारियां फैल रही हैं, बहरा कर रहे हैं, काफ़ी बीमारियां जो उनको लग रही हैं। तो उनको खुद को भी समझना होगा, तब जाके ये कुछ सही होगा। जी बिल्कुल। आप में से कोई सवाल करना चाहते हो हमारे पैनल से जो आगे बैठे हैं उनसे? सर मैं डॉक्टर साहब से ये सलाह लेना चाहता हूँ कि जैसे हम किस प्रकार इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे लॉज भी बना दिए, सब कुछ बना दिया, यहाँ जगह जगह हम लोगों ने ये नो रिस्ट्रिक्टेड एरिया हॉर्न के लिए बता दिया, पर उसके बावजूद भी कोई कानून मतलब इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो कैसे मतलब इसका कोई इलाज या हम इसका देख सकते हैं? जी कैसे समाधान हो आप? अभी कुछ दिन पहले मेरी 6 साल की बच्ची को एक स्कूल में प्रोजेक्ट बनाने को दिया प्रदूषण के ऊपर। उसे जल प्रदूषण के बारे में पता था, वायु प्रदूषण के बारे में पता था, पर ध्वनि प्रदूषण के बारे में कुछ नहीं पता। जब मैंने उसे बोला कि बेटा ध्वनि प्रदूषण भी होता है, तो उसने बड़ा अजीब सा चेहरा बनाया कि पापा ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अभी किसी ने कहा कि भाई आपको बच्चों को सिखाना चाहिए। स्कूल के अंदर हमने भी शुरू में पढ़ाई करी है, पढ़ाई में हमें जल और वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ाया गया है, चैप्टर थे स्कूल के अंदर, सारा बुक में था, लेकिन वायु प्रदूषण के बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि इसको उतना इम्पोर्टेंस, उसको इतना महत्व कभी नहीं दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से, शुरू से स्कूल में बच्चों को पढ़ाना और इसके बारे में, इसके हानिकारक तत्वों के बारे में बताना और क्या लाभ मिल सकता है, आगे जाके कैसे उनको फ़ायदा मिल सकता है, इस चीज़ से बचना, ये सारी चीज़ें अगर हम शुरू से बताना चालू करें तो शायद इसमें आगे चल के बहुत कमी आई। क्योंकि हमें ये पता है कि जितना हम आगे जाएंगे, जितना हम आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ बढ़नी है, कम नहीं होनी, जब तक कि हम इसकी जड़ से ना मिटा दें। जी बिल्कुल। मैडम आपके पास मैं जाऊँगा, क्या समाधान होने चाहिए, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे? इसमें जो मल्टी डायमेंशनल सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिसकी हमने काफ़ी यहाँ पे चर्चा कर ली है। उसके बाद में जो हमारा लॉ है उसका प्रॉपर एंड हार्ड इम्प्लीमेंटेशन, जो बिल्कुल हम प्रयासरत हैं उसके लिए। और हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं, जैसे डेसिबल मीटर्स हैं, और ये सारी चीज़ें हमने अपने ट्रैफिक में भी इंक्लूड की हैं, जिस पे हम रेगुलर कार्रवाई करते हैं। और जैसे कि जो लाउड स्पीकर्स, जो आफ्टर 10 PM जो लाउड स्पीकर्स प्ले करते हैं, उन पे भी बिल्कुल सख्त कार्रवाई है। अगर कहीं से हमें सूचना मिली है
कि यहाँ पर्टिकुलर प्लेस पे कोई लाउड स्पीकर चालू है तो बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई की जाती है। तो लोगों को थोड़ा सा इसमें हम और अवेयर कर सकते हैं, जैसे कि अभी 26 तारीख को ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हुआ है। डॉक्टर्स की टीम, ट्रैफिक पुलिस की टीम, कई वॉलंटियर्स थे एनजीओज़ के, उन सब ने, और पब्लिक का भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा इसमें। तो एक जॉइंट इनिशिएटिव जब तक इसमें नहीं होगा तब तक मैं मानती हूँ कि एक बहुत बड़ा और सकारात्मक परिणाम हमें नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सभी का एक जॉइंट इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है इसमें। जी बिल्कुल, अभी एक बहुत अच्छी बात भी हुई कि जो नो हॉर्न्स डे मनाया गया और डॉक्टर्स लोगों ने उसका इनिशिएटिव लिया और वो लोग सीएम से उसका पोस्टर का विमोचन भी कराया उन लोगों ने। बहुत अच्छी बात है, उसका बहुत अच्छा मैसेज भी गया है और साधुवाद के पात्र हैं सभी डॉक्टर्स इस चीज़ के लिए। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक चीज़ मैं कहना ही चाह रहा था कि क्या ये पॉसिबल है, मीन्स आप ऐसे भी ट्रैफिक के रूल्स देखते हैं, क्या ये हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे पोल्यूशन के लिए BS3 BS4 ग्रेड्स आई, हम अपने हॉर्न्स को ही मॉडिफाई कर दें कि कार राजस्थान में या कहीं पे भी इंडिया में अगर कुछ गाड़ी अगर हॉर्न्स बनेंगे तो वो सॉफ्ट हॉर्न्स होंगे, इनकी क्वालिटीज़ ये होंगी। वैसे ट्रक के हॉर्न्स होते हैं बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं, बसेस के हॉर्न्स होते हैं बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं, व्हीकल्स में भी आजकल ये लगाने लग गए नए नए फैशन के हॉर्न्स। तो इनको बैन ही कर दिया जाए कि ये आएंगे ही नहीं गाड़ी के अंदर। एटलीस्ट आई थिंक मेरे ख्याल से तो कुछ अफेक्ट उससे भी पड़ेगा। जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की जो कार्स होती है और जो जर्मन मैन्युफैक्चरर्स की कार या US मैन्युफैक्चरर्स की कार होती है, उनमें जो हॉर्न का जो प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपको ताकत लगा के हॉर्न बजाना पड़ता है। तो मैं खुद भी फील करता हूँ कि जब ज़रूरत हो तभी हॉर्न बजाया जाए। अगर हॉर्न सॉफ्ट होगा तो इजीली हाथ जाता है और इजीली वो यूज़ में आता है जी। और एक चीज़ ये भी होना चाहिए कि हॉर्न को ऐसी जगह शिफ्ट करना चाहिए जो इजीली मतलब एक्सेसिबल नहीं हो कार के लिए या जो भी बाइक चला रहा है उसके लिए। तो इन दोनों चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तब कार मैन्युफैक्चरर वगैरह कोई भी चीज़। जी मैम, जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो उसकी अवेयरनेस घर से ही हम अपने बच्चों को दें। ज़ोर से बोलना, चिल्ला के नहीं बालना, घर में फाइटिंग नहीं करना, लाउड म्यूज़िक नहीं चलाना, ये सारे संस्कार घर से प्रारंभ होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने घर में बच्चों को इस प्रकार के संस्कार दिए जाने चाहिए। दूसरा, जो शिक्षा संस्थाएं हैं उसमें उनके सिलेबस में होना चाहिए और हर क्लास में इनके चैप्टर्स इंक्लूड किए जाने चाहिए, जिसमें कि इसके कॉज और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो हमारे सड़कों के ऊपर हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर लिखा रहता है हॉर्न प्लीज़। तो ये जो हॉर्न प्लीज़ है, इसका मतलब अगर हम कोई पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये आम जनता ये सोचती हॉर्न तो दिया ही जा सकता है या दिया जाना चाहिए। तो इस तरह की जो हैं इनके भी रोक होना चाहिए इस तरह के स्लोगन्स के ऊपर। दूसरा, अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पे की जानी चाहिए, पब्लिक को अवेयर किया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बच्चे जाकर पहुंचते हैं वो इतने मेरे ख्याल से मैच्योर हो जाते हैं। वो सही बात कहा कि वो इतनी जल्दी ढल नहीं पाते हैं। तो ऐसे जो यंग जनरेशन है, टीनेजर है, इन लोगों को स्पेशली अवेयर कराना चाहिए। दूसरा, जो ट्रैफिक पुलिस है, जब हम लाइसेंस को इश्यू करते हैं तो उस समय नए लाइसेंस वालों को भी अवेयर किया जाना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या खतरे हो सकते हैं और यू विल नॉट यूज़ हॉर्न अननेसेसरीली। और साथ साथ जो रिन्यूएबल होते हैं उस समय भी अवेयरनेस कार्यक्रम किए जाने चाहिए। तो इस तरह से अवेयरनेस जो कार्यक्रम है उनसे पब्लिक अवेयर होगी तो अपने आप ही नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। मेरा ये विचार चेतना होनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। सरकारी स्तर पर तो काम हो ही, उसके अलावा हम अपने सामाजिक स्तर पर भी इसका काम करें। इधर से कोई सवाल, आप कुछ बोलें? सर, मैंने एक चीज़ देखी है, जब मैं छोटी थी तब ये जो बाइक वगैरह कार वगैरह जो एग्जीक्यूट करते हैं तो इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के हॉर्न डाल देते हैं ये। तो मैंने देखा था कि एक बार मैं स्कूल जा रही थी तो मेरे पास से एक बाइक जा रही थी तो उसमें एक डॉग का हॉर्न था, तो वो इतना इरिटेटिंग था और इतना अजीब सा था। तो आजकल फैशन के लिए ना ये लोग अलग अलग टाइप के हॉर्न्स वगैरह डालते हैं। तो ये हमारी ऐसे बोलते हैं कि भाई लॉज भी थोड़ा सा सख्त होना चाहिए इसके लिए। जैसे बीच में ये हुआ था, हेलमेट का एक था कि भाई हेलमेट लगाना कंपलसरी है आगे और पीछे वाले को, तो लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही करते थे। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं लॉज हमारा सख्त हुआ बहुत ज़्यादा, भाई पुलिस ने हमारे चालान वगैरह। तो इसके लिए
यूथ है ये जो बाइक चलाते हैं या फिर जो भी ड्राइविंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए भी इसके लिए भी एक स्पेशल वो होना चाहिए कि सख्त होना चाहिए, ताकि उन लोगों की एक अवेयरनेस उनको भी पता चले साथ में ये, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं। इसके अंदर कानून वगैरह भी कुछ नहीं कर सकता, ये लोगों की ही लापरवाही होती है ये। तो मेरा मानना ये है कि लोगों को खुद को भी एक सेल्फ अवेयरनेस रखनी चाहिए इस चीज़ के लिए। जितन जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से सब लोग कह रहे हैं कि अवेयरनेस हो, कानून सख्त हो, लेकिन परेशानी कहाँ है? कहाँ आप इसमें गैप पाते हैं? क्या लोग नहीं जाग पा रहे हैं या लोग कह रहे हैं कि हम ध्वनि प्रदूषण से ही जाग रहे हैं? इसके लिए कई लोग जिम्मेदार हैं, हम लोग भी जिम्मेदार हैं इसमें। कहीं डीजे चल रहा है, कुछ कर रहा है, किसी नेता ने फ़ोन कर दिया और वो डीजे पुलिस नहीं आएगी वहाँ पे, कोई वो नहीं होगा। ठीक है, बजाओ, बजाते रहो, पूरी रात बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ये है कि जब तक कानून सख्त नहीं होगा, जैसे हेलमेट के लिए बताया अभी कि अब 2 हेलमेट लगा के ही निकलते हैं। पहले एक के लिए बड़ा जोर आया था गवर्नमेंट को इसको चालू करने के लिए, अब 2 लगा के भी लोग चलते हैं। इसी तरीके से अगर ध्वनि प्रदूषण पे बाइकों के हॉर्न, बसों के हॉर्न, ट्रकों के हॉर्न, अगर इस पर कंट्रोल किया जाए तो ट्रैफिक पुलिस बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। जी बिल्कुल, कंट्रोल की ज़रूरत है, इनका कहना है। चलिए यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद इसी विषय पर चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जनमंच में। हम बात कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण को लेकर के। हमारे साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। आप लोगों से हम जानना चाहते हैं कौन कहाँ कितना इफेक्टिव होता है इस ध्वनि प्रदूषण से? सर सबसे बड़ी परेशानी तो जैसे आज के टाइम में हम अगर कहीं रह भी रहे हैं तो वहाँ रात को जब सोते हैं तब कुछ लोगों की आदत होती है नीचे से तेज़, रात को जब सारी सड़कें सुन होती है तो वो हॉर्न बजा कर निकलते हैं, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हम सब पे। और जैसे रेलवेज़ है सर, सबसे बड़ा अपन रेलवेज़ को मानते हैं सरकार की सबसे बड़ी, रेलवेज़ का बहुत ज़्यादा इसमें ध्वनि प्रदूषण पे है। जो लोग यहाँ, जैसे आप खुद अपन जयपुर की बात करें तो ये मालवीय नगर के अंदर के बीच से होके जाती है पटरियाँ, तो वहाँ से सर जो आसपास के जितने भी हाउसिंग बोर्ड के मकान और जितने भी हैं तो उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है सर। वहाँ आसपास के लोगों ने वहाँ के घर तक खाली कर दिए सर, तो उसका उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैं मानता हूँ कि सरकार को इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे इस पर कंट्रोल किया जा सके सर। जी बिल्कुल। इधर से कोई? सर इससे तो ऐसे जैसे सर ने बताया था कि 60 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो नॉइज़ पॉल्यूशन हो जाता है। तो इससे सर हम जैसे यूथ है या कोई भी है, एक तो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, इससे चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाती है, सर दर्द होता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। हम लोग स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने है उधर तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते ही रहता है, तो वहाँ पे डीजे वगैरह इतनी जोर लाउड वॉल्यूम में बजता है तो बहुत इरिटेशन होती है, ना पढ़ाई होती है, तो पूरे टाइम ऐसे ही रहता है। मतलब डॉक्टर साहब आपसे क्या समाधान होना चाहिए, लोग जानना चाहते हैं, ईटी के जरिए आप क्या कहेंगे लोगों से? एक तो पहला मेरे हिसाब से तो जैसा कहते हैं ना कि एजुकेशन और एजुकेशन, सिर्फ बच्चों को नहीं बड़ों को भी आप एजुकेट करें इस बारे में, ये एक बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है। आज जैसे हमने बनाया कि 26 अप्रैल को हमने नो हॉर्न डे बनाया था, वो एक शुरुआत थी एजुकेशन की, लेकिन ये यहीं पे ख़त्म ना हो जाए, ये यहीं पे रुक ना जाए, थम ना जाए, हमें इसे और आगे से आगे बढ़ाना चाहिए और जितने लोगों के पास ले जाएं उसके पास ले जाना चाहिए। जैसा बोला गया था कि नो हॉर्न डे के दिन सिर्फ 30 जो ट्रैफिक सिग्नल्स है वहाँ पे किया गया था। हम कोशिश ये करें कि हर ट्रैफिक सिग्नल पे इस चीज़ को बताया जाए कि हॉर्न कम से कम बजाया जाए। और जैसा मैम ने कहा कि ठीक है आप अजान और जो प्रार्थना है वो करें, लेकिन अपने मन से और अपनी श्रद्धा से करें, उसको हर किसी को सुनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये चीज़ है कि आप सब लोगों को ये समझाएं कि भाई ये भी एक तरह की समस्या है और ये भी आपको आपके स्वास्थ्य को ही नहीं, आपके पूरे मानसिक और शारीरिक तौर से आपको अवांछित हानि पहुंचा सकती है। ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के। जी डॉक्टर साहब आप? सर मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर राघव से कि एजुकेशन मस्ट है, बट जो मुझे लगता है कि आप एजुकेशन करें, लोगों में ये एक ड्यूटीज़ की भावना लेके आए कि ये आपकी ड्यूटी है कि पॉल्यूशन ना हो, कम से कम हो, एंड जब ड्यूटीज़ वो फॉलो नहीं करें तो एक स्ट्रिक्टली लॉ पर हो, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है, हर जगह बोर्ड्स लगे हुए होते हैं कि ये चीज़ नहीं है, पेनल्टीज अप्लाइड। तो एक उस तरीके का हो कि हॉर्न, जहाँ पे अपन ने बात करी कि एसएमएस के पास में आप कह रहे हैं कि नो हॉर्न का, अपन ने नो हॉर्न का सिंबल लगा हुआ होता है, बट उसके बाद उसके नीचे लिखा हुआ हो जुर्माना लगेगा, अगर आपने हॉर्न बजाया तो जुर्माना भी लगेगा।
एंड वो लगना भी चाहिए। फिर वहाँ पर ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए। आजकल CCTVs बन गए तो साथ में नॉइज़ मीटर्स भी बन सकते हैं जो ये शो करें कि हाँ नहीं यहाँ पे नॉइज़ हुई है, जिस समय ये व्हीकल यहाँ से पास हुआ है उसके पास अपने आप जुर्माना पहुँच सकता है। तो एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मतलब आदमी को अगर किसी चीज़ को समझाना है तो पहले समझाया जाता है, नहीं समझे तो डंडा दिखाया जाता है, तो ही वो काम होता है कि हमारी मेंटलिटी है इस तरीके की। तो वो चीज़ पॉसिबल होनी चाहिए, वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर जैसा मैंने कहा कि हॉर्न्स, अपन गाड़ियों के अंदर हॉर्न को लेवल्स इस तरीके से कर दें डेसिबल्स की, एक बहुत ज़्यादा इस लेवल से ज़्यादा ये साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो भी एक मेरे तरीके से उस हिसाब से एक अच्छा सोल्यूशन निकल के आ सकता है। और तीसरी चीज़ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मीन्स आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मीडिया का होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंटिंग मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, तो तीनों चीज़ों को बेसिकली तीनों मीडिया साथ में आगे निकल के आए तो एक लोगों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, समाधान जानना चाहेंगे आप? जैसे डॉक्टर राघव ने बताया, डॉक्टर ऋषभ ने बताया कि एजुकेशन प्राइमरी होना चाहिए सब 5th क्लास तक और 8th क्लास तक स्कूल के बच्चों में, कि अननेसेसरी हॉर्न और इन चीज़ों का उपयोग नहीं करें। और पब्लिक को भी इस चीज़ को समझना होगा कि ये हम सब लोगों के लिए हार्मफुल है। जो हॉर्न बजा रहा है उसके लिए भी हार्मफुल है और जो सुन रहा है उसके लिए भी हार्मफुल है। तो एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रोल अदा कर सकता है, वो हमको करना चाहिए। यादव साहब, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि क्लासों से स्टार्ट हो, जैसे प्राइमरी है और भी है, तो अगर अपना किताबों में ये सब्जेक्ट होगा तो मुझे लगता है जब सबको नॉलेज होगा तो ज़रूर इस चीज़ पे अंकुश लगेगा। और ये इतनी बड़ी बीमारी है, कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया तो इतना बुरा हाल हो जाएगा कि हर घर में सभी बहरे रहेंगे, कोई एक दूसरे की सुन नहीं पाएगा। आज ही अपन यहाँ बैठे हैं सभी, अच्छा है कि अभी सुन लें और अभी समझ लें। हाँ, अभी अगर सुधार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आगे के लिए। मैडम, आपसे सवाल। आपने अभी पूछा था कि हम किस प्रकार अफेक्टेड होते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन से, तो मैं आपको अपना ही दृष्टांत बताती हूँ। मेरा गांव झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है और हम बड़ी खुशी से जाया करते थे वहाँ, और वहाँ जाकर के बड़ी शांति मिलती थी। केवल शांति के लिए और पारिवारिक मिलन है वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि वहाँ मंदिर और मस्जिद बन गई और अब मेरे बच्चों ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सुबह 4 बजे अजान शुरू हो जाती है और उसी की कंपटीशन में मंदिर में भी उसी तरह से लाउड स्पीकर बजने शुरू हो जाते हैं। तो जो प्रातः के समय वो हम बहुत डिस्टर्बिंग होता है और इसी तरह से सारे दिन भर वहाँ पे ये दोनों चलते रहते हैं, कंपटीशन में होता रहता है। तो जो वातावरण, सुरम्य वातावरण था, जो शांत वातावरण था गांव का, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। तो ऐसे गाँव के अंदर तो बिल्कुल भी जो है हम कानूनी सहायता नहीं ले सकते, क्योंकि गांव तो छोटे छोटे गांव होते हैं, उसमें इस तरह के जो स्टेप उठाने बहुत मुश्किल होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये तो मेरी व्यथा है जो मैंने फील करी। और दूसरा ये है कि अवेयरनेस, जैसे सभी ने कहा अवेयरनेस होनी चाहिए। तो कोई भी कार्यक्रम में हमने, जैसे ब्लड डोनेशन ही ले लें, तो पहले अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब ब्लड डोनेशन के लिए कितनी अवेयरनेस है। इसी तरह से आपकी अंग प्रति डोनेशन के लिए अवेयरनेस आ रही। हर चीज़ के लिए अवेयरनेस अगर हम क्रिएट करेंगे तो उसका रिजल्ट हमको ज़रूर मिलता है, चाहे वो धीरे मिले, लेकिन उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेगा। इसी तरह से जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसके बारे में अवेयरनेस कार्यक्रम किए जाए व्यापक स्तर पर, मीडिया में, आपके टीवी, किसी भी तरह से जो भी साधन है उनके थ्रू हम जनता तक इस आवाज़ को पहुंचाएं, तो इसका रिजल्ट हमको अवश्य मिलेगा। बेसिकली मुझे लगता है कि नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। फर्स्टली एजुकेशन, अवेयरनेस और लॉज। एजुकेशन इसलिए मस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज क्योंकि सभी बच्चे उनको बताना कि भाई नॉइज़ पोल्यूशन का क्या नुकसान है, और ये बच्चों तक ही नहीं, बड़ों बूढ़ों तक भी सीमित होना चाहिए कि किसका कितना कितना नुकसान है, कैसे कैसे इसका नुकसान हो रहा है। लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, इसका बहुत बड़ा कारण है। वो क्या ऐसा बोला जाता है कि अधिक नॉइज़ पोल्यूशन से कैंसर जो होता है बहुत धीमा कैसे बोलते हैं कि जो कैंसर स्टार्ट होता है। सेकंड बोलते हैं कि अवेयरनेस, अगर सब लोग जागरूक हो जाएंगे कि भाई इस चीज़ से इसका नुकसान है, उसको रोकने के लिए अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। हॉर्न्स होते हैं बेसिकली, कार वाले हैं, जैसे नए नए डिपार्टमेंट, आज जैसे हम जैसे युवा लोग, लड़के बहुत ऐसे होते हैं जो बाइक्स के अंदर बड़े बड़े हॉर्न लगा के चलते रहते हैं, ट्रैफिक में लगाते रहते हैं। और थर्ड लॉज, जिस तरीके से लॉज बहुत
अहम रोल यूज़ करते हैं अपने हर किसी डिपार्टमेंट को या किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को करने के लिए लॉज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे लॉज जितने स्ट्रिक्ट होंगे उतना जल्दी इसको रोका जा सकता है। सर जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो यूनिवर्सिटीज़ में ही एक एग्जांपल ले लीजिए, जब इलेक्शंस होते हैं तो उस टाइम काफ़ी नॉइज़ पोल्यूशन होता है, व्हीकल्स होते हैं। इवन वी कैन नोटिस दैट इन यूनिवर्सिटीज़ जब बच्चे आते हैं तो बेवजह के नॉइज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि लोग बेवजह हॉर्न देना, या आज की जनरेशन में एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, जैसे मैं सोसाइटी में रहता हूँ तो मैंने ये चीज़ नोट कर रहा हूँ, जैसे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए, जैसे आज मैं कोई न्यू व्हीकल परचेज़ कर रहा हूँ तो मैं कंटिन्यूस हॉर्न दूंगा कहीं पब्लिक प्लेस में कि लोग मेरी तरफ देखें कि मेरे पास न्यू व्हीकल है। जैसे कि आज की जनरेशन में ये काफ़ी बनता जा रहा है। और जैसे कि यहाँ काफ़ी आज बात हुई कि सॉफ्ट हॉर्न देने चाहिए, तो काफ़ी कंपनीज दे भी रही है सॉफ्ट। इवन दैट आफ्टर दैट तो क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं, मॉडिफाई करवा लेते हैं, बिग हॉर्न्स लगा लेते हैं, जिससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि अपने एग्जांपल से ले लो, ट्रांसपोर्टेशन था, तो आज अगर अपने को नारायण सर्किल अपने को सर 2 मिनट भी खड़ा रहना पड़े तो अपने लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है वहाँ पे। और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं सोसाइटी में रहता हूँ, मेरे वहाँ पे खुद के प्रोग्राम्स होते हैं, लेट नाइट तक होते हैं, और उससे मेरे एग्ज़ाम टाइम में इसमें बहुत परेशानी होती है। और नॉर्मल अगर आप देखना चाहें तो अपने एक स्टूडेंट होते हैं, सुबह कॉलेज जाते हैं और शाम को हर कोई इंसान, चाहे स्टूडेंट की बात क्यों, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए शाम को हर कोई अपना चैन से सोना चाहता है ताकि सुबह को वो एक रूटीन रहे, हेल्थी रूटीन। तो अगर कंटिन्यूस ऐसे नॉइज़ पोल्यूशन, लेट नाइट 10 डीजेज़ हो गया, लेट नाइट पार्टीज़ होगी, तो उसमें सर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और हम स्टूडेंट्स रहेंगे तो हमें तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स हो गया या कभी भी ले लीजिए, हर तरह की आवाज़ें यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत होता है नॉइज़ पोल्यूशन से। नॉर्मली सर जैसे अपने लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे सर बाहर जैसे हॉर्न वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन। और जैसे हम डेली हमारा जैसे कॉलेज जाना वगैरह होता है, जैसे अपने नॉर्मल जैसे सरकारी बसें हैं उनके पीछे एक मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि उनके पीछे स्टिकर वगैरह लगे होते हैं कि नो हॉर्न प्लीज़। और सर सबसे ज़्यादा वही बसों के द्वारा हॉर्न दिए जाते हैं, और जिनसे क्या होता है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, नॉइज़ पोल्यूशन। अपनी मानते हैं कि सिटी में ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, गांव में बहुत होता है। गांव में कोई ध्यान नहीं देता। गांव में जैसे शादी होती है तो यहाँ तो अपन जल्दी बंद करा देते हैं, मतलब पुलिस वगैरह 10 बजे बंद करा देती है, लेकिन गांव में तो पूरी रात ऑब्वियसली 3 बजे तक, 4 बजे तो बजता रहता है। तो गाँव में ज़्यादा हो रहा है अगर अपन देखा जाए तो। और ये पोल्यूशन मतलब 50 डेसिबल नॉर्मल है, लेकिन इससे ज़्यादा होता है तो अपने कान के पर्दे फट सकते हैं। और मैंने ये भी पढ़ा है कि इससे ना ध्वनि प्रदूषण से कैंसर भी हो सकता है और इससे धीरे धीरे मृत्यु भी होती है। तो अपन को ध्वनि प्रदूषण रोकना चाहिए, इसके लिए हॉर्न वगैरह ये सब बहुत कम करना चाहिए। हम रात को सोते हैं, अगर रात को मतलब पास में से कोई गाड़ी जाती है उसके हॉर्न से हम जग जाते हैं, बहुत इरिटेशन होता है रात को, मतलब बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है। इससे हम सुबह भी लेट उठते हैं, हमारा पूरा डेली रूटीन खराब हो जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को रोकना चाहिए और एक गाड़ियों को खुले शीशे में मतलब जो म्यूज़िक होता है उसको बहुत कम करना चाहिए। मैं तो मानती हूँ गाड़ियों में म्यूज़िक सिस्टम भी बंद कर देना चाहिए, इससे ताकि जो लोग कई कॉलेज के बॉयज़ होते हैं वो लोग गाड़ियों के शीशे खोल के म्यूज़िक चलाते, इससे हमें बहुत डिस्टर्बेंस होता है। और एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट है। डीजे का भी बहुत बड़ा रोल है प्रदूषण में। तो मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल बनाए जिससे डीजे वगैरह इन पे थोड़ी सी वॉल्यूम पे कंट्रोल हो। इससे थोड़ा सा हमारे साथ में भी हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में डीजे बजते रहते थे जिससे हम ना तो पढ़ पाते थे, सब भी थोड़ा चिड़चिड़ा सा होता रहता था। मेरा कहना है कि जैसे मैम ने बताया था कि स्कॉटलैंड में ओनली इमरजेंसी के लिए हॉर्न बजता है, तो हमारे देश में भी कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए सख्त, जिसकी वजह से यहाँ भी ओनली इमरजेंसी के लिए हॉर्न बजे, ऐसे बार बार हॉर्न ना बजे। और इसकी वजह से हम सब पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ रहा है। और जैसे ध्वनि 80 से 100 डेसिबल हो जाती है, उसके बाद बहरेपन होने का वो हो जाता है। सर मेरा कहना है कि ये ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ये इस पर अधिक नियंत्रण करना चाहिए। ये शहर में नहीं बल्कि ये गांव में भी हो रहा है। गांव में जैसे कुछ पाठ वगैरह करते हैं तो वो 3-4 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। जैसे किसी की एग्ज़ाम है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, उसकी स्टडी बहुत ख़राब होती है, तो इस पर जल्दी नियंत्रण करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे कानों पे पड़ता है और इससे ना बहुत बीमारियां भी होती है, कैंसर जैसी बीमारी भी होती है इससे। और ये जैसे बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक होता है। मेरा ये मानना है कि जो वॉइस पोल्यूशन है वो सबसे पहले तो ट्रैफिक से होता है, फिर डीजे है जैसे, तो उनकी एक वॉइस जो है उनकी लिमिट होनी चाहिए कि इस वॉइस से ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ये हॉर्न है जैसे ट्रैफिक में, तो उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। क्या हो रहा है, पहले क्या था, अभी क्या हो रहा है, और हम नहीं जागे तो क्या होगा, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
जिंदगी में हमें कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, उसी में से एक है ध्वनि प्रदूषण। अगर ध्वनि प्रदूषण की हम बात करें तो वो अब इस कदर हावी हो रहा है कि पहले कभी उम्र के आखिरी पड़ाव में जाकर बहरापन की समस्या होती थी, लेकिन अब आंकड़े बता रहे हैं कि कम उम्र में ही हियरिंग लॉस बढ़ रहा है। मोबाइल फोन, ईयरफोन, अव्यवस्थित यातायात, हॉर्न, फैक्ट्रियों के कलपुर्जों से निकलने वाली ध्वनि और तमाम वो चीज़ें जिनसे ध्वनि प्रदूषण होता है, उसके चलते अब सुनने की क्षमता घट रही है। देश भर में पहले इस तरह के इक्का दुक्का मामले ही चिकित्सकों तक पहुंचते थे, लेकिन अब संख्या में इजाफा हुआ और वो 5 गुना तक पहुंच गया है। प्रदेश में अकेले मोबाइल फोन और ट्रैफिक हॉर्न सहित अन्य कारणों के कारण हर साल करीब 10,000 लोग कम उम्र में ही सुनने की शक्ति खो देते हैं। इनमें 5,000 मरीज अकेले जयपुर में हैं, जो चिंता का विषय है। हाल ही में नो हॉर्न डे भी मनाया गया और सबसे अच्छी चीज ये थी कि डॉक्टर्स ने नो हॉर्न के स्टिकर का विमोचन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से करवाया। आंकड़ों की अगर बात करें तो पहले 70 से 90 वर्ष की उम्र में लोगों को बहरेपन की शिकायत होती थी, लेकिन अब ये घटकर 60 से 70 वर्ष हो चुकी है। ध्वनि प्रदूषण अगर यूं ही जारी रहा और हम समय रहते नहीं चेते तो हमारा आने वाला जीवन, हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन कष्टदायी हो सकता है। तो रिपोर्ट आपने देखी और किस तरह से लोग ध्वनि प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। हमें जागने की ज़रूरत है। पहले हम कहते थे नो हॉर्न प्लीज़, लेकिन अब हमें कहना है नो नॉइज़ प्लीज़। आज के जनमंच में बस इतना ही। अगले जनमंच में फिर किसी नई समस्या, नए समाधान के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।